नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और ताजा तरीन खबरों को लेकर सुबह की हाजिर हूं मैं कृतिका। और अगले आधा घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और छोटी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत सुर्खियों के साथ। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू 5 दिवसीय भारत दौरे पर आज पहुंचेंगे नई दिल्ली। पीएम मोदी के साथ आपसी हितों के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर करेंगे चर्चा। ममता सरकार को दी 24 घंटे की डेडलाइन खत्म होने के बाद जूनियर डॉक्टर्स अब आमरण अनशन पर। काम पर लौटने वाले डॉक्टर भी भूखे रहकर करेंगे ड्यूटी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का लोगो, वेबसाइट और ऐप करेंगे लॉन्च। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे तैयारियों की समीक्षा। इजराइल के हमलों से हिला बैरूत, त्रिपोली शहर को बनाया अपना निशाना। लेबनान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उत्तरी इजराइल पर दागे रॉकेट। उधर एमिरेट्स की फ्लाइट में पेजर ले जाने पर लगा प्रतिबंध। और खेल की खबरों में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। भारत को होगी अपनी पहली जीत की तलाश। तो ये थी सुर्खियां। सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू आज से 10 अक्टूबर तक भारत के दौरे पर रहेंगे। 4 महीनों में नई दिल्ली की उनकी ये दूसरी यात्रा होगी। मुइज़्ज़ू की ये भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। आपको बता दें कि इससे पहले वो जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए थे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अपनी यात्रा के दौरान मुइज़्ज़ू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और पीएम मोदी के साथ आपसी हितों के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। मोहम्मद मुइज़्ज़ू मुंबई और बेंगलुरु भी जाएंगे, जहां वो बिजनेस इवेंट्स में शामिल होंगे। वहीं कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स अब आमरण अनशन पर हैं। ममता सरकार की ओर से उनकी मांगों को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देने पर कल रात डेडलाइन खत्म होने के बाद उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। पहले चरण में 6 जूनियर डॉक्टर आमरण अनशन पर बैठे हैं। जो जूनियर डॉक्टर काम पर लौट गए हैं वो भी बिना कुछ खाए पिए मरीजों का इलाज करेंगे। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को उन्होंने 24 घंटे का समय दिया था। इनकी मांगों में दरिंदगी की शिकार डॉक्टर के परिवार को जल्द न्याय, स्वास्थ्य सचिव को पद से हटाना, सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और धमकी की संस्कृति खत्म करना, सेंट्रलाइज रेफरल सिस्टम और खाली बिस्तरों की डिजिटल निगरानी की व्यवस्था समेत कई मांगे हैं। ने 59-58 डेज तक वेट कर लिया। हमने राज्य सरकार से बहुत सारे मांगे कर लिया। हमने चीफ सेक्रेटरी सर को भी बहुत सारे ईमेल भी किया है। फिर भी हम लोग वेट कर रहे थे कि हम लोग को कुछ भी सदुत्तर मिले। फिर भी हम लोग को नहीं मिला सदुत्तर कुछ भी। उसके लिए हम लोग 24 घंटे की मोहलत के बाद हम लोग फिलहाल 6 लोग एक टीम बना के सिंबॉलिकली फिलहाल रिप्रेजेंटिंग वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट अभी फिलहाल सब लोग अनशन में बैठ रहे हैं। हंगर स्ट्राइक आमरण। आज पुलिस हमारी तरफ उंगली उठा के बोल रही कि हम गलत है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब सीबीआई ने खुद ने हमारे यहाँ पे बोला है कि हम लोगों का कुछ उनका ही फॉल्ट रहा है, जब हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला गया है कई बारी कि हम लोगों का जो भी है यहाँ पे स्टेट मशीनरी का भी क्वेश्चन किया गया है। हमारा फाइट डे 0 से आज तक और आगे भी एक ही रहेगा, वो है जस्टिस अभया के लिए। जो बहन जिनका प्राण खत्म कर दिया गया, बलात्कार कर दिया गया, खून कर गया, उसको जस्टिस मिले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे, जहां मुख्यमंत्री योगी प्रयागराज से महाकुंभ का लोगो जारी करेंगे। साथ ही महाकुंभ की वेबसाइट और मोबाइल ऐप को भी लॉन्च करेंगे। इसके अलावा संस्थाओं को जमीन व सुविधाएं दिए जाने के लिए बनाए गए ऑनलाइन पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे।
वहीं प्रयागराज के ICCC सभागार में सीएम योगी महाकुंभ 2025 के कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। महाकुंभ 2025 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने जा रहा है और इसके मद्देनजर प्रशासन की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। वहीं दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में 30वें लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल व्याख्यान में देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पहली बार वन नेशन वन इलेक्शन पर खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर रामनाथ कोविंद ने राजस्थान चुनाव का जिक्र किया और कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में संपन्न हुए, नई सरकार का गठन हुआ। सरकार कामकाज में जब तक जुट पाती तब तक लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया। तकरीबन 7 महीने तक राजस्थान की जनता का कामकाज ठप रहा और ये जनता के हितों का नुकसान है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। Let us take the case of Rajasthan, which went for state assembly elections in November last year. The results were declared and the government was formed in December. The new government takes a couple of months to orient itself. Now there are Lok Sabha elections scheduled for 2024. The attention of the Rajasthan government shifts to Lok Sabha poll preparation. In March, the Model Code of Conduct came into force. The priority of the administrative machinery of the state shifted towards conducting elections, and normal activities of the government come to a standstill. Several months, all developmental work and people's work gets sidelined. Even the education of children suffers. Whenever a member of the public approaches government officers, maybe MLAs or ministers for any work, he or she receives a response, ये तो अब सब चुनाव के बाद ही होगा। वहीं रामनाथ कोविंद ने कहा कि हमने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर 47 राजनीतिक दलों को रायशुमारी के लिए बुलाया, जिसमें 32 पार्टियां इसके पक्ष में थीं। समिति ने सुप्रीम कोर्ट के अनेक मुख्य पूर्व न्यायाधीशों और न्यायाधीशों समेत देश के अनेक हितधारकों से रायशुमारी की है और सभी ने एक स्वर में सामूहिक चुनाव का सुझाव दिया। 47 political parties presented their views to the committee. 32 out of these 47 parties supported the idea of simultaneous elections. Only 15 parties did not. However, many among these 15 parties have supported the concept of simultaneous elections in the past at one time or the other. We also invited former Chief Justices and other best, we can say, stakeholders in the country. Amongst them, 4 former Chief Justices of India and 1 former Judge of the Supreme Court. 4 former Chief Election Commissioners have unanimously supported simultaneous elections. An overwhelming majority of former Chief Justices of various high courts and former state election commissioners also supported it. और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा अभी होना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्राथमिकताएं राज्य की जनता के समक्ष पंच प्रण के रूप में प्रस्तुत कर दी हैं। रांची के पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेताओं ने इसकी जानकारी साझा की है। आपको बता दें कि इस पंच प्रण में महिला सशक्तिकरण, गरीब और युवाओं पर फोकस किया गया है।
झारखंड भाजपा ने शनिवार को रांची में विधानसभा चुनाव को लेकर पंचप्रण के रूप में पार्टी का संक्षिप्त घोषणा पत्र जारी कर दिया। पंचप्रण में गरीब और युवाओं समेत महिला सशक्तिकरण पर खासा जोर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बताया कि राज्य में गोगो दीदी योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत हर महीने महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे। गोगो दीदी योजना, जिसके तहत प्रत्येक महीना और 11 तारीख को ही 2100 रुपया मिला करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिला सशक्तिकरण पर खासा जोर रहा है और उज्ज्वला जैसी योजनाओं से आधी आबादी को सशक्त भी किया गया है। इसी कड़ी में पंचप्रण में अब झारखंड के सभी परिवारों के लिए लक्ष्मी जोहार योजना के तहत 500 रुपए में LPG सिलेंडर और त्योहारी सीजन में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वायदा किया गया है। हम राज्य के सभी परिवारों को यानी 500 रुपया LPG गैस सिलेंडर प्रदान करेंगे और उसके साथ साथ साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में मिला करेगा। पंचप्रण में स्वरोजगार और नौकरियों पर भी खासा फोकस है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी और नवंबर 2025 तक 1.5 लाख भर्तियां पूरी होंगी। इतना ही नहीं, स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को 2 साल के लिए प्रत्येक माह 2000 रुपए युवा साथी भत्ता प्रदान करने का भी वायदा किया गया है। 5 वर्षों के भीतर झारखंड के युवाओं को 5 लाख रोजगार उपलब्ध कराएंगे। उसके अलावे साथ में जो झारखंड में 2,87,500 सरकारी पद रिक्त है, उसकी भर्ती को भी सुनिश्चित किया जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में 21 लाख PM आवास बनाए जाएंगे ताकि झारखंड का कोई भी व्यक्ति छत विहीन नहीं रहे। सभी के लिए आवास, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। कहने का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति छत विहीन नहीं रहेंगे। पंचप्रण की घोषणा के समय प्रदेश चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद थे। झारखंड से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज के लिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरे देश के जनजातीय बाहुल्य जिलों में प्रधानमंत्री ग्राम उन्नत योजना का शुभारंभ किया गया और इस योजना के तहत जनजातीय बाहुल्य आकांक्षी जिलों के गांवों में संपूर्ण विकास किया जाएगा। आदिवासी बाहुल्य उमरिया जिले को भी प्रधानमंत्री द्वारा लागू की गई इस योजना में शामिल किया गया है, जिसको लेकर जिले के जनजातीय समुदाय के हितग्राहियों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विराट मंत्र को जमीन पर साकार करने की दिशा में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजातीय परिवारों के सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए 79,156 करोड़ रुपए के बजट के साथ इस अभियान को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य लगभग 63,000 गाँवों में 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लाभ पहुंचाना है। मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल उमरिया जिला भी इस योजना के तहत लाभान्वित होगा। इस योजना को लेकर जिले के जनजातीय समुदाय के बीच खुशी का माहौल है और लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। इससे पूरे समस्त गांवों का विकास समुचित रूप से हो पाएगा, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क आदि का भरपूर लाभ गांववासी पा सकेंगे। इसके लिए हम माननीय नरेंद्र मोदी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं व धन्यवाद देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्राम उन्नति योजना लागू किया है, जिसमें से जैसे गांव का जो विकास उनका हुआ है, जैसे सड़क नहीं बनी है, गांव में बिजली नहीं है, इसके द्वारा उसका निर्माण किया जाएगा, उसको पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान में 25 हस्तक्षेप शामिल हैं, जो 17 मंत्रालयों द्वारा लागू किए जाएंगे। इसके तहत मुख्य लक्ष्यों में बुनियादी ढांचे का विकास, आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना,
और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार शामिल है। विशेष रूप से PMAY ग्रामीण के तहत पक्का घर, जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति और आयुष्मान भारत कार्ड का वितरण किया जाएगा। अभियान में आदिवासी गृह प्रवास, वन अधिकार धारकों के लिए स्थायी आजीविका और सरकारी आवासीय विद्यालयों का उन्नयन भी शामिल है। इसके अलावा सिकल सेल रोग के निदान के लिए विशेष सुविधाएं और आदिवासी उत्पादों के विपणन के लिए 100 विपणन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। यह अभियान प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अनुभवों पर आधारित है और उसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों का समग्र विकास सुनिश्चित करना है। हमारे प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम योजना लागू की है, जिससे हर गांव का विकास होगा। लक्ष्य बनाकर जैसे बिजली, पानी, सड़क, ये संपूर्ण विकास होना सुनिश्चित किए हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी सुविधाएं योजना पूरी की जाएगी, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। PM जनजातीय उन्नत ग्राम योजना सहकारी संघवाद का एक अनूठा उदाहरण है, जो सरकार के समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से लोगों की भलाई के लिए समग्रता और सामाजिक न्याय के माध्यम से काम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और खबरों का सिलसिला DD न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे। मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा मिलने पर मुंबई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार समारोह रखा गया और इस मौके पर मशहूर गायिका आशा भोसले से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने। आज महाराष्ट्र के लिए गौरव का दिन है। मराठी को क्लासिक लैंग्वेज या अभिजातीय भाषा का दर्जा मिला है। मेरे साथ हैं जो है, उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, वन एंड ओनली आशा जी, आशा ताई, आशा भोसले जी। आशा जी, सबसे पहले मराठी लैंग्वेज को जो ये स्टेटस मिला है उस पर आप क्या कहेंगी? मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि मराठी भाषा बहुत पुरानी है और जिन लोगों ने लिखा है, जो लेखक हैं, जो मतलब कविता लिखते हैं या क्या बोलते हैं, कादम्बरी लिखते हैं, इतिहास लिखते हैं, और जितना भी कल्चर है हमारे भाषा का जो कल्चर है वो ये लिखते हैं। और ये भाषा इतनी पुरानी है तो इसको ये दर्जा मिलना ही चाहिए था। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसकी भागीदार हूँ। आशा जी, मोदी जी के लिए क्या कहेंगी आप? क्या उनकी ऐसी बातें जो आपको अच्छी लगती है? मोदी जी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और जो उन्होंने काम किया है और जो करते हैं और दिखता है, ये नहीं कि बोल के बैठ जाते हैं। जो आप आज के दिन के लिए पूरे महाराष्ट्र को बोलना चाहेंगे? ये दिन बहुत बड़ा है हम महाराष्ट्रियन लोगों के लिए। अभिजात भाषा को मिला है और ये बहुत बड़ी बात है। सब महाराष्ट्रियन लोग जहाँ बाहर के भी होंगे, बाहर देश में भी होंगे, तो वो बहुत गौरव फील करते होंगे और मैं उनके साथ हूँ। जब मुझे भी बहुत खुशी हुई है कि हमारी भाषा को ये गौरव मिला कि मेरी मातृभाषा है। ये मातृभाषा हमेशा बहुत नजदीक होती है। तो ये थी आशा ताई, जिनका ये कहना है कि आज वाकई बड़ा दिन है और क्यों ना हो,
महाराष्ट्र जिसके नाम के आगे महा लगा है, सभी लोगों के लिए, सभी मराठियों के लिए आज गौरव का दिन है। कैमरामैन रमाकांत के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, मुंबई। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे का आखिरी कार्यक्रम मुंबई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सभागार में रखा गया। मौका था मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दिए जाने पर प्रधानमंत्री का धन्यवाद। और इस अवसर पर हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान से खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। हम इस वक्त नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑडिटोरियम में हैं और मेरे साथ हैं आशीष कुमार चौहान जो एनएसई के एमडी हैं, एनएसई के सीईओ हैं। और प्रधानमंत्री ने आज मराठी भाषा को जो क्लासिक दर्जा दिया गया उस पर लोगों के साथ उन्होंने अपने कुछ बहुत स्पेशल फीलिंग्स बांटी। चौहान साहब, किस तरह का ये पूरा क्षण रहा है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे? करेक्ट नहीं, आज मैंने भी देखा कि जो मराठी भाषा बहुत पुरानी भाषा है और उसमें बहुत सारा लिटरेचर भी हुआ है, लेकिन जो कोई भी भाषा को जब अपना खुद का दर्जा मिलता है, उसको क्लासिकल भाषा, तो जिसको हम मराठी में अभिजात मराठी का एक वाक्य किया है, तो उस हिसाब से आज जो आपने देखा होगा कई वक्ताओं ने मराठी का इतिहास भी टटोला, कईयों ने अपनी दूसरी जो इमोशंस थी वो भी व्यक्त की, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मराठी के जितने भी दिग्गज रहे साहित्यकार, जो कंट्रीब्यूटर्स थे, सभी को याद किया और कहा कि जो भारत मराठी भाषा से भी समृद्ध हुआ है और मराठी भाषियों से भी समृद्ध हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि एक तरह से मराठी भाषियों के लिए तो आज एक बहुत बड़ा दिन है। एक बात और प्रधानमंत्री ने कही कि मराठी से मेरा एक कनेक्ट रहा है, मैंने 3 भाषाओं का मराठी से गुजराती में ट्रांसलेशन किया है। आप भी गुजरात से आते हैं, गुजरात और महाराष्ट्र का काफी क्लोज रिलेशन रहा है, बॉम्बे एक जमाने में गुजरात का हिस्सा भी होता था, तो किस तरह से देखते हैं जब हम दोनों स्टेट्स के बात करते हैं और कितना रिच बनाती है हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हमारे भारत को? एक तरह से दोनों एक ही राज्य के भाग थे और इस तरह से ही जब 1960 में ही जो भागला हुआ, तो स्वाभाविक है कि मोदी जी ने भी मराठी में रूपांतरण किया, भाषांतरण किया कई ग्रंथों का गुजराती में। और जैसे मैं गुजराती माध्यम में पढ़ा हूँ, लेकिन मैंने भी मराठी नाटकों में भी मैंने ऑडिशन किया हुआ है, क्योंकि दोनों भाषाएं संस्कृत से उभर के आती है, दोनों भाषाओं में उच्चारण करीब करीब सिमिलर होता है, तो उस हिसाब से दोनों और कई जो मराठी भाषी लोग हैं गुजरात में रहते हैं, कई गुजराती भाषी लोग मराठी में महाराष्ट्र में रहते हैं, तो उस हिसाब से काफी समन्वय दोनों राज्यों में है। ये आज का दिन आपके लिए कितना भाग्यशाली रहा है? नहीं, हमारे लिए ऐतिहासिक दिन रहा, क्योंकि एक कोई प्रधानमंत्री का अपने ही प्रांगण में आना, वो हर एक व्यक्ति के लिए एक सद्भाग्य की बात होती है। सो सद्घड़ी, सद्भाग्य हमारे लिए हमारे भाग्य थे। आज एक ही दिन में कल ही 3 बजे फोन आया कि आपके वहाँ हो सकता है। मैंने कहा जरूर हो सकता है, तो और एक दिन में हो भी गया। तो पूरी टीम महाराष्ट्र सरकार की, एनएसई की, प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम जो लोग बनाते हैं उनके साथ, उन सभी ने मिलके पिछले 24 घंटे में बहुत मेहनत करके ये एक प्रयोजन किया है। तो जैसे कि आपने सुना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी और सीईओ, इनके लिए बहुत खुशी का क्षण और तमाम मराठियों के लिए आज बहुत गौरव का दिन। कैमरामैन रमाकांत के साथ मुंबई से मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज। और इसी के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे नवरात्रि की, आदिशक्ति की आराधना की। दरअसल देश भर में शारदीय नवरात्र का धूम जोरों पर है और इस मौके पर दिल्ली के झंडेवालान देवी मंदिर में आज शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां के चौथे स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा आराधना की गई। मान्यताओं के अनुसार मंदिर का इतिहास करीब 150 साल पुराना है। मंदिर में मौजूद गुफा के अंदर करीब 60 वर्षों से अखंड ज्योत जल रही है। भक्तों का इस मंदिर में अटूट विश्वास है। वो यहाँ से माता रानी की ज्योत लेकर के जाते हैं और अपने घरों में जलाते हैं।
तो शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और आज मां की आराधना का चौथा दिन है। आज मां कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। आपको दिखाते हैं डीडी न्यूज पर ये खास रिपोर्ट। प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम। जी हाँ, आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और आज माँ कुष्मुंडा की पूजा अर्चना की जाती है। कैसे करते हैं माँ कुष्मुंडा की पूजा अर्चना, आइए जानते हैं। सुरासं पूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की आराधना की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के रूप में पूजा जाता है। नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा को लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चूड़ी अर्पित करनी चाहिए। देवी को पूरे मन से पुष्प, धूप, गंध, भोग चढ़ाएं। कुष्मांड का अर्थ होता है ब्रह्मांड, अर्थात जो चराचर जगत की जो पालन करता है उसके रूप में माता जी को लिया जाता है। भगवती का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, जिसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपा जो एक मंत्र है, इस मंत्र का जाप करेंगे। माँ कुष्मांडा का स्वरूप दिव्य और अलौकिक माना गया है। माँ कुष्मांडा शेर पर सवारी करते हुए प्रकट होती हैं। अष्टभुजाधारी माँ मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट धारण किए हुए हैं और अत्यंत दिव्य रूप में सुशोभित हैं। माँ कुष्मांडा ने अपनी 8 भुजाओं में कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष, बाण और अक्षमाला धारण किए हैं। माँ का ये रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना जाता है। नवरात्रि के महापर्व पर देश भर के मंदिरों में उत्सव का माहौल है। पूरा देश माँ की भक्ति में डूबा नजर आ रहा है। मंदिरों में प्रातः काल से ही भक्तों की भीड़ आ रही है। माँ के दर्शन करने के लिए घरों में भी पूजा अर्चना की जा रही है। आज चौथा दिन है, माँ कुष्मुंडा की पूजा अर्चना की जा रही है। तो आप भी जाइए और माँ की आराधना कीजिए और अपना मन चाहा वरदान भगवती से पाइए। कैमरा पर्सन जगदेव के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज दिल्ली। और चलिए इसी के साथ अब समाचारों में आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं अब खेल से जुड़ी तमाम खबरों का, जहां भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट सीरीज की शुरुआत आज से हो रही है। सीरीज का पहला मुकाबला ग्वालियर में खेला जाएगा। 14 साल बाद ग्वालियर को किसी इंटरनेशनल मैच की मेजबानी मिली है। T20 सीरीज से पहले खेले गए टेस्ट मैच में बांग्लादेश को हराकर आ रही टीम इंडिया की कोशिश टूर्नामेंट का आगाज जीत से करने की होगी। वहीं भारत बांग्लादेश के बीच T20 फॉर्मेट में पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक दोनों टीमें 14 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें भारत को 13 मैचों में जीत मिली है तो वहीं एक मैच में बांग्लादेश विजयी रहा है। मुकाबले से पहले टीम में शिवम दुबे की जगह तिलक वर्मा को जगह मिली। शिवम मैच से पहले प्रैक्टिस के दौरान चोटिल भी हो गए हैं। और इसी के साथ फिलहाल मुझे इस बुलेटिन के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।